बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक के दरमियान जो मैच खेला गया शाहीन के दरमियान, वो बड़ा दिलचस्प मैच रहा और इस मैच में जो है 5 रन से कामयाबी हासिल की है बांग्लादेश ए ने। और जब पाकिस्तान को मैच में फ़तह हासिल करने के लिए 10 रन चाहिए थे तो पाकिस्तान की 7 विकेटें गिरी हुई थी, आखिरी 3 विकेट पर 10 रन चाहिए थे। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली के दरमियान। लेकिन जैसे ही आउट हुआ खुर्रम शहजाद तो उसके बाद लाइन लग गई पाकिस्तानी टीम की और पाकिस्तानी टीम वो 10 रन ना बना सकी। 5 रन पे पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई, जिसके बाद पाकिस्तान को 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जहां पर विमेंस एशिया कप खेला गया और श्रीलंका ने जहां पर श्रीलंका ने जो है इंडिया की टीम को जो है 8 विकेटों से इस फाइनल मैच में शिकस्त दी। फिर तीसरी तरफ अगर आ जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेटर की बड़ी कमी है। लेकिन अगर हम देखें तो कराची के अंदर बहुत से हाई परफॉर्मेंस सेंटर जहां काम कर रहे हैं, वहां पर मेडिकैम और शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन के इश्तिराक से जो है टूर्नामेंट एक खेला गया जहां 5 टीमें शिरकत कर रही थी। लेकिन ये वो जगह थी कैन अकेडमी जहां पर हाई परफॉर्मेंस बनाया गया है, जहां पर कोचेज़ हायर किए गए हैं, जहां पर नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत दी जा रही है। तो आज उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कैन अकेडमी में फाइनल मैच खेला गया था जो मेडिकैम और शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन के दरमियान जो अंडर 16 जो प्लेयर्स हैं जिस एज के, उनके दरमियान फाइनल मैच खेला गया था। और इस फाइनल मैच को जीता लायंस ने जो जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस फाइनल मैच के मैन यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे वो बूम बूम लाला शाहिद आफरीदी थे और उनके साथ शाहिनशाह आफरीदी जो है इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने शिरकत की। और बूम बूम लाला ने आज जब मीडिया टॉक हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बोर्ड जो है प्लेयर्स को आमने सामने लड़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाइस प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ शाहिनशाह आफरीदी कहते दिखाई दिए, उन्होंने जब बच्चों से मीडिया थोड़ी सी बातचीत थी तो उन्होंने ये कहा कि बेटा अगर क्रिकेट के अंदर नाम पैदा करना है, क्रिकेट में कुछ अरूज हासिल करना है, क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो उन्होंने बच्चों को एक नसीहत की कि जो मोबाइल है वो मोबाइल इस वक्त जहर का रोल अदा कर रहा है, तो इससे दूर रहें और क्रिकेट पे तवज्जो दें। सारी सूरत हाल में बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में जावेद इकबाल भट्टी साहब। साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स की बात कर लेंगे जहां पर तमाम प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी उम्मीद अब जैवलिन थ्रो में जो है अरशद नदीम से है। आया अरशद नदीम क्या कुछ कर पाते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब 4 और 6 को जो बाकायदा तौर पर जैवलिन थ्रो में जो है वो मुकाबला करते दिखाई देंगे। लेकिन नॉर्वे में पाकिस्तान की स्ट्रीट फुटबॉल टीम बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, मैच में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है 6-1 से। जहाँ पर पाकिस्तान की स्ट्रीट चैनल की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल की टीम है। तो सबसे पहले चलते हैं जहां पर जो मैचेस खेले गए एशिया विमेंस के हवाले से और फाइनल मैच में जहां पर श्रीलंका ने पहली बार टाइटल जीता है। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब, अंडर 19 सतह देख लें, मेन टीम देख लें और फिर ए टीम देख लें इंडिया की, और ख़वातीन टीम देख लें, तो चलें एक दफ़ा तो शिकस्त हो गई है। अब फाइनल में एशिया कप में पहली बार श्रीलंकन टीम जीतने में कामयाब हो गई एशिया कप। और साथ साथ क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल बड़ा मजबूत है इंडिया की टीम का, चाहे वो वुमेंस का हो या फिर हम देख लें मेन टीम का हो या अंडर 19 सतह पर। लेकिन पहली दफ़ा शिकस्त खाई है और इस शिकस्त की क्या वजूहत हो सकती है, लेकिन बड़ा कम मार्जिन से ये मैच है शिकस्त में तब्दील हुआ है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से विमेंस एशिया कप का फाइनल हुआ है तो जितने भी नाकदीन थे या शायकीन थे सिर्फ यही सोच रहे थे कि बस इंडिया ने फॉर्मेलिटी पूरी करनी, और इंडिया जो है मेरे ख्याल इससे पहले 8 दफ़ा एशिया कप जीत चुका है। और जो श्रीलंका ने जो है इस टूर्नामेंट में, इस एशिया कप में उनकी विमेंस ने जो स्टार्ट लिया था, आपको पता है कि वो अनबीटन आ रही थी और फिर अनबीटन ही उन्होंने मतलब फाइनल में जो है इंडिया को आउट क्लास कर दिया। देखिए उनकी जो बॉलिंग थी, उनकी जो कप्तान थी चमारा आतो पातो, वो बेस्ट मकसद कर दे रही थी हर मैच में,
और फिर परशिता समारा विक्रमा जो उनकी प्लेयर थी उसने भी एक 69 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और अतापतु जो थी वो तो थ्रू और पूरे टूर्नामेंट की बेहतरीन प्लेयर करार पाई है श्रीलंका की, क्योंकि 304 रन उन्होंने किए हैं और 3 आउट भी किए हैं। तो इंडिया की टीम को हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो, जिस तरीके की श्रीलंका ने बॉलिंग की, पहले उनको जो खिलाया 165 रन बना पाई इंडिया की टीम। और फिर श्रीलंका को आपको बिल्कुल इसका क्रेडिट देना होगा उनकी कप्तान को और उनकी मैनेजमेंट को, जिस तरीके से उन्होंने इस टोटल को चेस किया। 8 बॉल पहले सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर जो है चेस करके और 8 विकेटों से पहली दफा तारीख में जो है श्रीलंका वुमेन्स टीम एशियाई चैंपियन बन गई। अच्छा, बेसिक वजह आप क्या समझ रहे हैं इसमें फाइनल मैच में जो है इंडिया को जो शिकस्त हुई, टर्निंग पॉइंट क्या था? कहां पर आकर ऐसा लगा कि इस वक्त अब श्रीलंका फतह हासिल कर लेगी इस मैच में? मोइन भाई, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में श्रीलंका वुमेन्स की जो बैटिंग थी, आपको पता कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, हर मैच में उनकी बैटिंग शानदार थी। और जब 165 रन इंडिया ने किए थे तो वहां से लग ऐसे रहा था अगर इनकी ओपनिंग स्टैंड अच्छा रहा तो वो टर्निंग पॉइंट वहीं से जो दायरों में उन्होंने खुलकर खेलना शुरू किया है। और फिर जो परशिता समारा विक्रमा है और जो अतापतु कप्तान है उनकी चमारा, उन्होंने जो पार्टनरशिप की है और फिर उन्होंने अनबिटन जो ओपनिंग आ रही है समारा विक्रमा, उन्होंने 69 रन की जो इनिंग्स खेली है, उन्होंने बिल्कुल इंडिया की तमाम बॉलर्स को आउट क्लास कर दिया था। इंडिया को उन्होंने यानी कि जैसे मैच स्टार्ट हुआ है बैटिंग में उन्होंने दबा के रखा, बिल्कुल रन फ्लो में नहीं बनने दिए। और उसके बाद चेस पे जब श्रीलंका गई है तो श्रीलंका ने बिल्कुल, आपको पता है कि वो बड़े दिल से गए, हार के खौफ से बिल्कुल आजाद, उन्होंने बड़ी शॉट्स खेली, दायरे में रन उन्होंने बनाए और 8 बॉल पहले जो है मैच खत्म कर दिया। चले 8 बॉल पहले मैच खत्म कर दिया और पहली दफा तारीख में जो है एशिया चैंपियन बनी है श्रीलंका की टीम है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान जो मैच खेला गया और बदकिस्मती से इस मैच में पाकिस्तान फतह हासिल करते करते रह गया। आखिरी 10 रन चाहिए थे पाकिस्तान को इस मैच में फतह हासिल करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास 3 विकेटें बाकी थी, लेकिन आखिरी 3 बैटर्स जो है पाकिस्तान को फतह दिलाने में नाकाम रहे। आखिरी में अगर हम देख लें तो टेल एंडर्स में जो है खुर्रम शहजाद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेगा जब 10 रन चाहिए थे और 3 विकेटें पाकिस्तान की बाकी थी। लेकिन जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई है यहाँ पर बांग्लादेश के बॉलर्स ने, तो क्रेडिट देना पड़ेगा उन्हें कि आखिरी 3 विकेटों के लिए उन्होंने सिर्फ 5 रन का सहारा लिया और 5 रन के अंदर जो है पाकिस्तान की 3 विकेटें हासिल कर लिया और पाकिस्तान इस मैच में जो है 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में अगर हम बात करें तो हसीबुल्लाह ने थोड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कामरान गुलाम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और साथ साथ मोहम्मद अली के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि जिस किस्म की हम बातें अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा करते रहे और हमेशा इस बात का जिक्र भी करते रहे, ऐसे बॉलर्स को ज़रूर प्रमोट करते रहे जो माजी में और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, लेकिन उनको उनका हक मिलता दिखाई नहीं देता हुआ दिखाई दिया। मोहम्मद अली भी उन्हीं में से एक बॉलर हैं जिन्हें मौका मिलने की देर है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अब पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करते हुए पिछले इन्हीं मैच में जो मैच खेला गया उसमें 6 विकेटें हासिल की हैं। तो मोहम्मद अली की भी कारकर्दगी अच्छी है। अब खासकर गिलेप्सी वहाँ मौजूद हैं और वो तमाम तर ऐसे बॉलर्स, ऐसे बैटर्स, ऐसे स्पिनर्स की तलाश में हैं जिन्हें बांग्लादेश ए के खिलाफ चांस मिलता दिखाई। सब बात करते हैं कि जावेद साहब से भी। जावेद साहब, 5 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान शाहीन को। आप समझते हैं कि बांग्लादेश ने जो ये 4 रोज़ा मैच था बराबर हो गया अब 1-1 से, और फिर अब T20 मैचेस हैं बांग्लादेश ए के खिलाफ है और यहाँ पर अभी पाकिस्तान की जो T20 के जो रिजर्व जो बाकायदा जो प्लेयर्स हैं वो भी अब रवाना हो गए हैं, वो भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इस मैच के हवाले से क्या करेंगे जहाँ पर आखिरी 10 रन चाहिए और फिर पाकिस्तान की 3 विकेटें बाकी हैं, लेकिन सिर्फ 5 रन का इजाफा करिए और टीम आउट हो गई। बिल्कुल मोइन भाई, इससे पहले भी हम बात कर चुके थे। ये जैसे ही दूसरा जो टेस्ट है 4 रोज़ा ये शुरू हुआ है तो इसमें हमने जो 2-3 फैसले बहुत अच्छे किए हैं। हमने जो नए प्लेयर्स 4 एकदम चेंज कर दिए, हुरैरा जो टॉप स्कोरर थे हमने उसे भी चेंज कर दिया, फिर मेहरान मुमताज़ को भी चेंज कर दिया, 2 और लड़के भी चेंज कर दिए, काशिफ को इन किया। तो ये मैं कहूँगा कि ये 4 रोज़ा जो मैच था ये बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, बांग्लादेश ने पलटकर आप पे वार किया है और उन्होंने मैच आपसे जीत लिया, लेकिन जो चीज़ें हम हासिल करना चाह रहे थे, जैसे अभी आपने मोहम्मद अली की बात की है,
हम असल सिर्फ जब पहली इनिंग्स में हमने लीड 79 रन की बांग्लादेश ने हमसे ले ली थी, उसके बाद जो हम उस लीड को उतार नहीं सके, हम एक लंबा स्कोर नहीं कर सके, ये मेन वजह थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस मैच में जितने भी हमारे बैट्समैन थे, सिर्फ दूसरी इनिंग्स में जो है रन्स किए हैं, साहबजादा फरहान ने रन्स किए, या हसीबुल्ला ने 50 रन्स किए, उसके बाद तैयब ताहिर ने और उमैर बिन यूसुफ ने, एक ने 43 एक ने 45 रन्स कर दिए, क्योंकि 6 विकेटें बाकी थी। आपको आखिरी दिन जो है 160 रन दरकार थे। मैच ऐसे लग रहा था कि हमें तो फतह की आहट भी आना शुरू हो गई थी कि हम ये मैच निकाल लेंगे, सीरीज जीत लेंगे। जिस तरीके से खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली की जो पार्टनरशिप 57 रन की लगी है, उसके बाद ऐसा ही महसूस हो रहा था कि हम ये जो है मैच आराम से जीत जाएंगे। लेकिन क्या कीजिए, जैसे ही इनकी पार्टनरशिप ऊपर तले ये दोनों आउट हुए हैं, और उसके बाद हम 10 रन जो पीछे 3 विकेटें बाकी 10 रन हैं, वो हमसे नहीं बन पाया। लेकिन यहां आपको जो है ये देखना होगा कि हमारे जो आखिरी के प्लेयर से सिर्फ 10 रन रिक्वायर थे, लेकिन यहां प्रेशर बर्दाश्त करना। अच्छा, प्रेशर की बात हो रही है, आप जब साहब समझते हैं कि हमारा टेम्परमेंट वो नहीं है। हम देखते हैं मेन टीम में भी यही सूरत हाल रहती है, आखिरी 50 रन 60 रन 70 रन चाहिए हो तो यही सूरत हाल नज़र आती है, और पाकिस्तान शाहीन में भी यही चीज़ नज़र आई है। तो यकीनन टेम्परमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अगर आप थ्रू आउट पूरी इनिंग्स पे अगर जाएंगे, तैयब ताहिर को ले लें, साहबजादा को ले लें, हसीबुल्ला को ले लें, उमैर बिन यूसुफ को ले लें, ये आपको पता है रन्स कर रहे हैं प्लेयर। लेकिन बात वही आपकी, इनमें टेम्परामेंट, भाई आपको टेम्परामेंट शो करना पड़ता है। जब आप ये 4 रोजा मैच खेल रहे हैं तो उसमें आपको, मैंने क्या कि इसमें जो है सिर्फ आपने रन से नहीं चेस करने होते, आपने टाइम के साथ चलना होता है। ये टाइम के साथ चलती है, चले टाइम में साथ चलना होता है। इस पे मजीद और भी बात करेंगे। 4 रोज़ा मैच के हवाले से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ए ने कामयाबी हासिल की है। क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए शाहिद खान आफरीदी और मैडी कैम ने बेड़ा उठा लिया है, और कैन अकेडमी में बाकायदा इसका आज जो फाइनल मैच था वो खेला गया। 5 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया जहाँ तमाम सहूलतें दी जा रही हैं नौजवान खिलाड़ियों को, और ग्रास रूट लेवल पर जो काम करने की जरूरत है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से हमें टेलीफोन लाइन पे अब ज्वाइन कर लिया है जुनैद खलील नैनीताल वाला ने, उनसे बात कर लेते हैं। आज वो भी वहां पर मौजूद थे और नौजवान खिलाड़ियों को अपनी आंखों से देख रहे थे और उनको परख भी रहे थे कि इनके अंदर कितना टैलेंट है। फिर शाहिनशाह आफरीदी मौजूद थे, फिर बुम बुम लाला वहां मौजूद थे। तो इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे जुनैद साहब ने ज्वाइन किया है। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे और क्या प्लान लेके आप लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर की कमी है कराची के अंदर, और लेकिन कैन अकेडमी बड़ी जबरदस्त है, वहां पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया है जहां पर स्विमिंग भी हो रही है, दीगर एक्टिविटीज भी हो रही हैं, खिलाड़ियों को वो तमाम सहूलतें आप लोग दे रहे हैं, और उसमें बड़ा अहम रोल है मैडी कैम का भी और साथ साथ शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन का भी। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और आप देखें, असल में नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग सब जो ना सिर्फ और सिर्फ जो ना वो चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम कोई किसी किस्म की कोई डिलीवरीज के ऊपर काम नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा काम जो ना सिस्टम को और सिस्टम के साथ काम करने वालों को क्रिटिसाइज करना होता है। मेडिकैम ने जो ना एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो ना एंगल उठाया है, और हमारी कोशिश ये है कि हम क्रिटिसाइज ना करें, हम साथ साथ जो ना वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें। हम इस कराची के लड़कों को खास तौर पे वो एरिया, वो फैसिलिटीज मॉइस्चर करवाएं जो बेसिकली उनको यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, जिसके लिए उनको लाहौर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाना पड़ता था। तो बस वही एक आइडिया था। जब ये आइडिया हमारे शाहिद आफरीदी से डिस्कशन हुआ तो वो भी बड़े एक्साइटेड हुए। फिर उन्होंने आके हमारी फैसिलिटीज देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम साथ मिलकर जो ना वो ये काम करते हुए। तो आज आपने देखा किस तरीके से अंडर 16 के बच्चे वहां खेल रहे थे, किस तरीके से वहां पर मेला लगा हुआ था, और किस तरीके से वो सारी वो फैसिलिटीज जो हमेशा से एनसीए के लड़कों को जो ना मिलती हैं, वो उस तरीके से जो ना कराची के लड़कों को मैसर थी। अच्छा, कराची के लड़कों को मैसर थी, लेकिन जिन साहब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो तमाम सहूलतें की जो बात कर रहे हैं ना आप, हमने अपनी आंखों से वो तमाम सहूलतें देखी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। और क्योंकि आज बातें भी हो रही थी, बहुत सारी बातें भी हुई हैं, और उसमें आगे का प्लान भी डिस्कस हुआ। उसमें उन्होंने बाकायदा शाहिद आफरीदी और आपने खुद भी कहा कि सिर्फ कराची नहीं, हम इसको आज तक बड़ा करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ है कि
हायर करेंगे जहां पर बॉलिंग बैटिंग हर किस्म के कोचेस भी होंगे, और साथ साथ हम पूरे पाकिस्तान से, जिस तरह कराची से लड़के दीगर शहरों के अंदर जाते हैं, हम पूरे पाकिस्तान के लड़कों को भी यहां पर मदऊ करेंगे, अच्छे प्लेयर्स को। देखिए बिल्कुल हर चीज का जो ना मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो ना वो बेसिकली यही है हमारा। उसके बाद फिर अगर आपने बेसिकली हमारे कोचेस स्टाफ से जो ना मुलाकात की तो हमारे पास लेवल 4 कोच जो ना वो मौजूद हैं जो पीसीबी में अपनी खिदमत सर्व कर चुके हैं। इसी तरीके से जो ना हमारे पास कराची के एक बहुत ही नामी गिरानी आदमी नाम तारिक हारून, जिसको मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी कराची के क्रिकेट में क्या खिदमत है और उनकी अपनी एज अ प्लेयर उनकी क्या जो ना परफॉर्मेंसेज है। तो कोचेस तो हमने सारे जो ना अभी से जमा करके रखे हुए। अब हमने टाइम टू टाइम जो ना डिफरेंट किस्म के कैंप्स बना दें जिसके अंदर बच्चे आए और आने के बाद अपने आप को जो ना मुजाहिर करें। यानी मीन्स कि हमने एक फास्ट बॉलिंग को कैंप रखना है, एक स्पिन बॉलिंग कैंप रखना है, हार्ड हिटिंग कैंप रखना है, ताकि लड़कों को ट्रेन कर सकें। आजकल क्रिकेट जो ना बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छा, क्रिकेट चेंज हो गया, बिल्कुल है, आप सही बात कह रहे हैं। थोड़ा सा प्लान अगर हम देखें तो आप लोग बिल्कुल वो साहब का चेयरमैन थे हमारे रमीज राजा साहब, उस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, और उसमें हमने देखा कि एजुकेशन के हवाले से भी आप लोग काफी काम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्लान तो सब लोग देते ही हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करना जो ना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेडिकैम्प जो ना बात ही नहीं की, डिलीवर भी करके दिखा। तकरीबन हमारे पास 250 बच्चे जो ना वो और साथ देखा 40 बच्चों ने ना अभी पार्टिसिपेट किया है। तो कोशिश ये है कि हम एजुकेशन के साथ साथ जो है क्रिकेट के मैदान में जो है बच्चों को पेश करें और कोशिश करें कि जितनी को दूर जा सके। शाहिद अफरीदी जैसे आज आपने देखा कि शाहीन अफरीदी जो बेसिकली पाकिस्तान टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो किस तरीके से वहां पर मौजूद थे और किस तरीके से उन्होंने बच्चों को कहा, किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया। अगर हमें हमारा अच्छा, मोटिवेशन की बात हो रही है तो बड़ा जबरदस्त है। आज जिन्हें एक जुमला उन्होंने कहा बच्चों के लिए, और इस पे मैं खुद भी हैरान रहा कि उन्होंने कहा कि मोबाइल जो है इस वक्त बच्चों के लिए जहर का रोल अदा कर रहा है, बच्चों को इससे अब दूर होना पड़ेगा। और खासकर स्पोर्ट्स के जो लड़के हैं और खासकर जो क्रिकेट खेलते हैं और दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, उससे जो है मोबाइल को कम से कम थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। उन्होंने मोबाइल को जहर के रोल अदा करते हुए कहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए हम जितना टाइम जो ना मोबाइल पे जाया करते हैं अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए, वही अगर हम प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर दें तो आप सोचेंगे हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ जो ना वो पहुंच जाए। और ये छोटी सी उम्र होती है, इनको सही रास्ते चाहिए होते हैं। इनको रास्ता सही मिल जाएगा यही स्टार बन जाएंगे, इनको रास्ते गलत मिल जाएंगे तो यही जो ना गलत कामों में पड़ जाएंगे। आई होप कि हम अपने मुल्क में अपने शहर में एक छोटी सी जो ना पार्टिसिपेशन कर सकें और इसका फायदा जो ना वो हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम को मिल जाए। चले हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम को मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा तब है कि जो ये कैन एकेडमी है वो आप देखते हैं कि बड़ा जो है कराची के हिस्से से थोड़ा सा दूर नज़र आता है। कोई आगे प्लान है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ कि सेंट्रल के एरिया में कहीं ऐसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर मजीद बनाया जाए? असल में आप कराची की जगह की प्रॉपर्टीज के रेट, आप सारी चीजें देख रहे हैं और आपके ख्याल के मुताबिक इतनी बड़ी जगह हमें सरकार को देने के अलावा कोई नहीं दे सकता। और सरकार पे हम कोई फेवर जो ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं लेते, और यही वजह है कि हम अपने बलबूते पे सारे काम करते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो शहर से बिल्कुल दूर है, बट उससे करीब मॉडल कॉलोनी है जहाँ पर सईद अनवर जैसे, राशिद लतीफ जैसे, खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ जैसे, शाहजेब जैसे लड़के जो ना पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, यूनुस खान जैसे। इनफैक्ट खुद शाहिद आफरीदी भी उसी एरिया में रहा करते थे, मलिर कैंट के अंदर। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर हम ये कहेंगे कि ये बहुत दूर है, लेकिन लेट्स सी कि हम इन्हीं अपने वसूल अपनी इन फैसिलिटी से कितने जो ना वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब होते हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं साहब, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि एक बच्चा अगर लियारी में रहता है या एक बच्चा औरंगी टाउन के अंदर रहता है तो उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा दूर नजर आएगी। आपने मिसाल तो मलिर में रहने वाले क्रिकेटर्स की दे दी। अगर औरंगी का कोई बच्चा अगर हम देख लें तो जिस किस्म के औरंगी से टैलेंट निकल रहा है, मेट्रोविल से औरंगी के निकल रहा, खुद तारिक हारून भी मेट्रोविल से वाबस्ता है, वहीं पर उनकी रहायश भी, अनवर अली वहां से हैं, तो
कुछ ऐसा मैंने कहा था कि कोई ऐसा प्लान है जो किसी सेंट्रल एरिया के अंदर जो इस किस्म की जो है ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए आप लोगों का, शायद अभी तक आफरीदी ऐसा कोई प्लान नहीं है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजूहत जो है ना वो बेसिकली जगह की है। इतना बड़ा ग्राउंड, इतनी बड़ी फैसिलिटीज जो ना मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। चले, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। इंसान सर जिस तरीके से अभी मोइन साहब ने सवाल किया था सेंट्रल में, लेकिन सर कराची में तो चलो आपने दे दिया सर, आपकी जो प्रोडक्ट है वो तो पूरे पाकिस्तान में जानी जाती है मेडिकेम के नाम से। सर आप चाहेंगे नहीं कि इंटीरियर सिंध में हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, इस किसी सिटी में भी जो है ऐसी आप एकेडमी का कयाम करने जा रहे हो? देखिए, हर चीज का जो ना एक इफ्तिताह होता है। पहली एकेडमी आदमी नॉर्मली, पहली ऐसी फैसिलिटीज आदमी वहां कोशिश करता है जहां पर उसके रिसोर्सेज मौजूद हो, जहां पर उसका आमद मौजूद हो, जहां पर वो सारी चीजें मॉनिटर कर सके। इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह ताला जरूर जो है इस किस्म की हिम्मत देगा कि हम अगली एकेडमी हैदराबाद, इंटीरियर सिंध में भी खोलने में कामयाब हो जाए। चलें जिंदा भाई, बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का और अच्छी गुफ्तगू कर रहा था। नौजवान खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया गया है और बड़ा बाकायदा तौर पर वहाँ प्लेयर्स जो है ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं। और आज मैंने खुद अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देखी, वो हाई परफॉर्मेंस को बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया। और तमाम ही कोचेस से मैं मिला हूँ, तमाम ही कोचेस से मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत से जो नौजवान प्लेयर्स हैं उनसे भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। तो मुझे बहुत से बिल्कुल एक अलग माहौल लगा वहाँ पर, जो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर होना चाहिए, जो एनसीए में मौजूद था, वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है वहाँ पर मौजूद थी। तो यकीनन जहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी वहाँ पर यकीनन प्लेयर ज़रूर निकल कर आएंगे। और सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव की बात यह है कि वहाँ पर ग्रास रूट लेवल से काम हो रहा है, वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर अच्छे कोचेज हायर किए गए हैं। और इसी ग्रास रूट लेवल पर बात कर रहे थे शाहिद खान आफरीदी कि हमें गैलेक्सी जैसे जो कोचेज हायर किए हैं उन्हें अंडर 16, अंडर 19 पर जो है कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए। उन्हें ये नहीं कि मेन टीम के साथ मुंसलिक कर देना चाहिए। तो बुम बुम लाला ने भी काफ़ी अच्छी बातें की हैं आज, और शहनशाह आफरीदी ने भी। और इसी पे आ जाते हैं थोड़े से जावेद साहब से, जो बुम बुम लाला ने बात की है कि हमें जावेद साहब वो कह रहे थे बुम बुम लाला कि हमें गैलेक्सी जैसे कोच की जो है बाकायदा तौर पर अंडर 16, 13, 19 पे ज़रूरत है, मेन टीम पे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो तैयार होते हैं हमारे पास बिल्कुल खेलते हुए। बिल्कुल मोइन भाई, बिल्कुल सही कहना है लाला का। देखें, हम सिर्फ आजकल हमने एक फैशन बना लिया है कि कोचेस चाहे वो रेड बॉल का हो या वाइट बॉल का हो, हमने सिर्फ उसको जो हमारी कौमी टीम है वहीं तक महदूद रखा हुआ है। यहाँ जो डग आउट में लड़के आते हैं उन तक के लिए जो है वो कोई दस्तियाब नहीं है, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए भी दस्तियाब नहीं है। सिर्फ एक उनसे मुआहिदा क्या नेशनल टीम से नहीं भाई, जो कोचेज होते हैं वो पूरा क्रिकेट का जो हमारा सर्किट चल रहा है, ग्रास रूट लेवल से जो चल रहा है, क्लब से जो चल रहा है, उन बच्चों को भी देखना चाहिए। गिलेस्पी को जैसे हमारे आइन में जो लिखा क्रिकेट के आइन में उस हिसाब से चले ना। लेकिन आजकल आप मुआहिदे कर देते हैं सिर्फ वो कौमी टीम के साथ। वो भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है जैसे मिकी आर्थर थे, वो इंग्लैंड से भी बैठ कर हमारी कोचिंग कर रहे थे, और कई प्लेयर जो है। लेकिन गैर मुल्की कोचेस का तो हमें फ़ायदा होता है, हम देखते हैं कि हमारी टीम की कारकर्दगी थोड़ी अच्छी हो जाती है। मोइन भाई, फ़ायदा तो तब होगा ना अब जब हम नए सिरे से शुरू करेंगे, जब हम खेलना शुरू करेंगे। जब से एक कोचेज आए, आपने कोई भी ऐसा कोई मैन इवेंट नहीं खेला है। जब गिलेस्पी आया टेस्ट सीरीज, अब हम बांग्लादेश वर्ल्ड कप तो हमने खेला ना अभी गैर मुल्की कोचेस के साथ। वो तो सर आधा तीतर आधा बटेर था, वो तो कोई साहब कह नहीं सकते। और वो शायद सही कह रहा है। असल में उन प्लेयर्स को अब सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ पढ़ाने की ज़रूरत है, उनका माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है, उन्हें प्रेशर में खेल के किस तरह खेला जाता है ये सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सिखाने के लिए तो हमें 13, 16, 19 पे तवज्जो देनी होगी, वहीं से बच्चा ग्रूम हो रहा होता है। तो ये असल चीज़ तो ये सिखाने की है वहीं से, अंडर 16 से, अंडर 18, 19 से, वहां से अगर सिखाएंगे तो वहां से ग्रूम होगा। वो ग्रूम होकर जब वो नेशनल टीम तक पहुंचेगा तो बिल्कुल कुंदन बनकर तैयार हो चुका होगा। और जिस तरीके से लाला ने कहा है ना कि ये मोबाइल जो आजकल स्पोर्ट्स वाले जो लाला ने नहीं, शहनशाह आफरीदी ने कहा है। शहनशाह अफरीदी की लाला ही कहते हैं उसे। शहनशाह अफरीदी ने जो ये कहा है ना, उनके साथ भी उनने कहा है कि ये स्पोर्ट्स के किसी भी शोबे में ये जहर कातिल है। आपके हाथ में जो ये मोबाइल है ना, आप अपने देखें, आप अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज,
कहीं भी चले जाएं, आपको सिर्फ मोबाइल के अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी। हर बंदे के पास, इवन के हर मजदूर के पास। लेकिन कम से कम जो स्पोर्ट्स के शोबे से वाबस्ता हैं बच्चे, वो क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर, फुटबॉल, किसी भी तरह का कोई भी खेल हो, स्पोर्ट्स में जो लड़के जो हैं रन कर रहे हैं, उनको कम से कम जो है अपनी ट्रेनिंग के टाइम, अपनी फिटनेस के टाइम इन चीजों से दूर रहना होगा। शहनशाह ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जहर कातिल है। ये हमारी जो बच्चे बच्चियां इसमें लगे हुए हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक इसका साथ रहेगा। चलें, जब तक इसका साथ रहेगा। थोड़ी सी और आज इस टूर्नामेंट की बात कर लें, जहाँ पर लायंस ने जो फाइनल जीता और यहाँ पर 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की है और ज़ेबरा के ख़िलाफ़। ज़ेबरा ने पहले इस मैच के अंदर जो है टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया और 182 रन स्कोर किए 20 ओवर्स में और 183 का टारगेट दिया और यहाँ पर बखूबी लायंस ने जो है टारगेट को चेज़ किया। 5 विकेटों पर उन्होंने ये टारगेट को चेज़ किया और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे। और इस टूर्नामेंट में ओपनर खेलने वाले सहवाल, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का उन्होंने भी मुजाहरा किया। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ नौजवान टैलेंट के हवाले से, तो एक अच्छा इनिशिएटिव करार दिया जा सकता है जो अंडर 19 सतह पर यह टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। बड़ा अहम रोल रहा इसमें मेडिकम का और साथ साथ शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन का, जो उन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब किया और इस टूर्नामेंट को बाकायदा इश्तराक से ये टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा था। तो यहाँ पर अब नौजवान खिलाड़ियों को क्या कहेंगे जावेद साहब? और साथ साथ देखें, जिस तरह जुनीद साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि लेवल 4 जो पाकिस्तान से लेवल 4 कोर्सेज कर चुके हैं कोचेज, उन्हें हायर किया। फिर मोहतशिम रशीद यहाँ पर मौजूद हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलने वाला हर बच्चे की जुबान पे तारिक हारून का नाम है, गो कि वो पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन हर बच्चे और हर क्रिकेटर्स के लब पर जरूर तारिक हारून का नाम होता है और तारिक हारून को कभी बुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान एक ही नुमाइंदे भी कर चुके हैं, वेटरन क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा नाम है तारिक हारून भी एक? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तारिक हारून जो है वो कराची क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान एक सिर्फ बैड लक कह सकते हैं आपके? सिर्फ उनका बैड लक कह सकते हैं कि वो कौमी टीम में जो है इंटरनेशनल का जो है उनके ऊपर सर्टिफिकेट नहीं होने मिला और ना ही इंटरनेशनल कैप मिल सकी। उनके साथ ज्यादतियां भी बहुत हुई, लेकिन ये कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जिस तरीके से वो कराची क्रिकेट की जो खिदमत कर रहे हैं वो अभी तक जारी और सारी है। बिल्कुल, अभी उसकी खिदमत है जहाँ पर ये कैन अकेडमी कर रहे हैं और जिस ग्राउंड को आबाद किया गया बख्तियारी यूथ सेंटर को, वहां पर भी तारिक हारून जो नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत दे रहे हैं। और मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी बच्चे इस कैंप में मौजूद होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं। और एक ऐसे ग्राउंड पर जो सालों साल तक वीरान रहा, बख्तियारी यूथ सेंटर, माजी अगर देख लें तो माजी में ये 2 ग्राउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, एक बख्तियारी यूथ सेंटर और एक उसी के साथ इंटर बोर्ड ऑफिस के साथ जो है केडीए ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पर क्रिकेट जो है ट्रफ विकेटों पे खेली जाती थी। तमाम ही ग्राउंड्स पे हमने देखा कि उस जमाने में जो है सीमेंट विकेटें होती थी, लेकिन इस 2 ग्राउंड्स के अंदर हम देखते थे कि ट्रफ विकेट थी और इस पे काफी मैचेस होते थे और साथ साथ यहां से बेशुमार क्रिकेटर्स भी जो है निकले हैं इस ग्राउंड से। और अब क्योंकि काफी अरसे तक वो वीरान रहा वो ग्राउंड है बख्तियारी यूथ सेंटर, और अब भी अगर हम देखें तो बख्तियारी यूथ सेंटर तो चले अभी थोड़ा सा रन होता दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ केडीए ग्राउंड है लेकिन वो आबाद होता नहीं दिखाई देता। उस पर बड़े बड़े घास इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर अगर थोड़ी सी तवज्जो वहां पर दे दी जाए उस ग्राउंड के ऊपर तो एक बड़ा दिलकश ग्राउंड जो है एक दफा फिर बनता दिखाई देगा, केडीए ग्राउंड। जावेद साहब से भी बात करते हैं दोनों ग्राउंड्स के हवाले से भी और तारिक हारून के हवाले से भी, और फिर मोहतशिम रशीद जिन्होंने लेवल 4 का कोर्स किया हुआ है कोचिंग का, उस हवाले से पहले मोहतशिम की बात कर लें। क्या कहेंगे जावेद साहब, एक ऐसा कोच जो बच्चों को वाकई गुरुम कर रहा है, बूम बूम लाला भी कह रहे हैं कि ऐसे कोचेज जो है बाकायदा इन बच्चों को काम कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर है हमारा। बिल्कुल मोहन भाई, ये मोहतशिम हो गया, तारिक हारून हो गए, ये देखें ये अपने पेशे से मुंसलिक हैं, जिस पेशे और बहुत मुखलिस इंसान है। ये जो जितना भी उनमें तजर्बा है या जो भी उनके अंदर क्रिकेट है वो सारी चीज़ें जो है ना बच्चों में मुंतकिल करना चाहते हैं। और देखें जहाँ तारिक हारून या मोहतशिम का नाम आ जाए उस एकेडमी में बच्चे जो है उनके वालिदैन जो है फ़ौरन से पहले लेके जाते हैं कि ये जो कोचिज़ हैं, ये जो सीनियर्स हैं, ये सिखाने वाले हैं। और फिर आप देखें कि वहाँ जो लाला गया जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ भी तारिक हारून और मोहतशिम जो है वो रन कर रहे हैं, बच्चों को वो रन कर रहे हैं और वो सिखा रहे हैं, वो उनका सिखाना। और फिर आप जाए बख्तियारी यूथ सेंटर,
बख्तियारी यूथ सेंटर का पहले जब नाम जहन में आता था तो पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर जो थे वो जहन में आते थे। वहां उस ग्राउंड पे बहुत दामी ग्रामी प्लेयर्स खेल कर गए और अब उस ग्राउंड बिल्कुल वीरान था, लेकिन तारिक हारून और इनके साथियों ने मिलकर बख्तियारी यूथ सेंटर में जो ग्राउंड है उसे अब तो सही कर दिया, अब तो कुछ नजर आया, उसकी लुक निकल आई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा केडीए का जो ग्राउंड था वहां भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आकर खेलते थे, लेकिन आज उस ग्राउंड में बिल्कुल ना कोई घास है ना कोई विकेट बनाने वाला है। वहां आप देखिए तो बकरियां घूम रही होंगी या वहां नशे वाले आपको नजर आएंगे, और अगर ग्राउंड है भी तो वो चंद एक लोग हैं वो जो वहां खेल सकते हैं और कोई टीम वहां जाकर खेल नहीं सकते। सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि केडीए को कहे और डायरेक्टर जनरल केडीए को भी चाहिए कि भाई केडीए ग्राउंड पे अगर आप तवज्जो देंगे तो बहुत अच्छा कराची में ग्राउंड्स में इजाफा हो सकता है। और ऐसी जगह पे है बिल्कुल संगम में कराची के चारों साइडें उस ग्राउंड को लगती हैं, अब्दुल्ला कॉलेज की बैक साइड और साथ में बख्तियारी यूथ सेंटर, फिर इंटर बोर्ड ऑफिस है वहां पर, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस है, इंटर बोर्ड ऑफिस साथ है। तो इन चीजों पे अगर तवज्जो देंगे तो ये ग्राउंड जो है बिल्कुल इस शहर की खूबसूरती में बहुत एक मकाम। अच्छा, ग्राउंड्स की बात हो रही है, खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। और बाद में थोड़ी सी यही कर रहा था कि माजी अगर देखें तो ये दो ग्राउंड्स बड़े फेमस हुआ करते थे, टर्फ विकेट मौजूद थी, और लेकिन बहुत से ग्राउंड्स ऐसे थे कराची के अंदर जहां पर सीमेंट विकेट मौजूद थे। सिर्फ इस दो ग्राउंड, और जावेद साहब भी यही कह रहा है कि यहीं से नामी गिरामी क्रिकेटर्स भी निकले हैं, यहाँ पर काफ़ी मैचेस से खेलते दिखाई दिए वो क्रिकेटर्स। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि इस ग्राउंड पर दोबारा काम हो और एक दफ़ा फिर माजी में जिस तरह क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए खेला करते थे, पाकिस्तान के लिए खेला उन्होंने, वो एक दफ़ा फिर इसी ग्राउंड्स पर आए और फिर नौजवान क्रिकेटर्स भी इस ग्राउंड से भरपूर तौर पर सफादा हासिल करो। इसके लिए बाकायदा तारिक हारून ने वहाँ पर एक तरबियती कैंप लगाया हुआ, उस कैंप में बाकायदा प्लेयर्स आकर जो है हिस्सा ले रहे होते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो चलें, ये एक थोड़ा सा इनिशिएटिव अच्छा है कि वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की और बच्चे जो है निकल कर एक दफ़ा फिर सामने आते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मेन टीम की अगर थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान की टीम है जो बांग्लादेश के खिलाफ है टेस्ट मैच में उतरेगी। इस टेस्ट मैच के अंदर क्या आप जावेद साहब समझते हैं कि जिन लड़कों ने अभी हाल ही में परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान शाहीन की, तो उनमें से दो चार ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए हम पहले भी इस पे बात करते रहे, जिस तरीके की परफॉर्मेंस है आप खुर्रम शहजाद को देख लें, मोहम्मद अली को देख लें, इन फास्ट बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हुरैरा ने इतनी अच्छी बैटिंग की है, साहबजादा फरहान ने परफॉर्म किया है, मेहरान मुमताज़ ने परफॉर्म किया। यहाँ से दो तीन लड़के तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि वो नेशनल टीम में आए, लेकिन बात वही है कि आप इनको कब, सिर्फ ये ग्रूम ही हो रहे हैं, ये ग्रूम होते रहेंगे, लेकिन जब तक आप इन्हें नेशनल टीम में चांस नहीं देंगे तो इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा कैसे आएगा। जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट का इनको तजर्बा नहीं देंगे, बड़े मैचेस नहीं देंगे, तो इनसे रिजल्ट कैसे आप ले सकते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि इन लड़कों को जिन्होंने परफॉर्म किया है, अब आप कौमी टीम में इनके दरवाजे खोल दें। और आपको पता है गिलेस्पी भी देख रहा होगा, वो भी देख रहा है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ जो है वो भी देख रहा है कि इन लड़कों ने वहां इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है। मैं ये चाहूंगा कि इस मैच से जो बांग्लादेश के खिलाफ 4 रोजा मैचेस हुए, इसमें से 3 से 4 लड़के जो हैं वो आपको नेशनल टीम में डालने चाहिए। नेशनल टीम की बात हो रही है तो आज शाहीन शाह आफरीदी इसी हवाले से सवाल का जवाब दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि किसने कहा है कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच सीरीज़ हो रही है उसमें मुझे मौका आराम किया जाएगा। आराम का आज उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी कि मुझे इल्म नहीं है, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कोई रब्ता किया है कि इस सीरीज़ के लिए उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, आराम का मौका दिया जाएगा। तो इस पर आज उन्होंने वाजे कर दिया कि मैं तो दस्तियाब हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ और टेस्ट मैच के लिए जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा उसमें भरपूर तौर पर अपनी नुमाइंदगी करके पाकिस्तान की जीत में बड़ा अहम रोल अदा करूंगा। लेकिन नौजवान खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कहा कि 5 डे क्रिकेट मेन इंपॉर्टेंट होती है और 5 डे क्रिकेट के लिए जो है उन्होंने बड़ी तरजीह दी है कि इन नौजवान प्लेयर्स को भी उन्होंने कहा है कि 5 डे क्रिकेट खेले करें बजाय इसके कि क्योंकि इस वक्त T10 क्रिकेट भी हो रही है, T20 क्रिकेट भी हो रही है, तो वहां पर फोकस ज़्यादा नौजवान खिलाड़ियों का T20 और T10 पर लग गया है। तो उन्होंने कहा 5 डे क्रिकेट मेन क्रिकेट है, अगर यहाँ पर तवज्जो अच्छे देंगे फिर क्रिकेटर ग्रास रूट लेवल पे तो एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। क्या कहेंगे शाहीन शाह आफरीदी के इस बयान पे? बिल्कुल मोहन भाई, शाहीन शाह आफरीदी ने तो बहुत अच्छा बयान दे दिया। ये जब से सर्जरी की बातें चल रही थी, शाहीन शाह आफरीदी ने जी ये कर दिया वो कर दिया, भाई ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ गेम होता है, हीट ऑफ मोमेंट हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और आपको पता इन्हीं लड़कों ने खेलना है
आपको पता है किसी को आप बिठा नहीं सकते, किसी का कोई भी आपको देखें, शहनशाह अफरीदी हमारा मैन बॉलर है और हम नहीं चाहेंगे कि उसके साथ कोई ऐसा हो कि आप उस पर ये कर दें वो कर दें। नहीं भाई, वो खेल रहा है। ये सिर्फ आपको पता सोशल मीडिया पे ये बातें उड़ाई जा रही हैं कि शहनशाह अफरीदी पे पाबंदी लग गई 1 साल की या वो नहीं खेलेगा। ये सारे प्लेयर्स खेलेंगे, जितने भी सीनियर्स है वो खेलेंगे। मैंने आपको बताया ना 2 से 3 लड़के ऐसे हैं जो नेशनल टीम में आएंगे बकाया। तो शहनशाह अफरीदी का भी लंबा कैरियर है और ये थोड़ी मोहम्मद आमिर की तरह कि भाई मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता। मोहम्मद आमिर का तो ऐसा आपने उसको लाडला बनाया हुआ है कि आपने रिटायरमेंट के बाद भी उसको खिला दिया वर्ल्ड कप में। और एक ही दिन के अंदर 3-3 लीग के मुआहदे भी हो रहे हैं। एक ही दिन में वो 3-3 लीग्स खेल रहा, मुआहदे नहीं खेल भी रहा है। आपने 2 प्लेयर डाल दिया, अमाद को और आमिर को, बेड़ा गर्क कर दिया आपने पूरी टीम का। अब वो लाडला जो है 3-3 लीग्स खेल रहा है, एक हफ्ते के अंदर 3 लीग्स खेल रहा है। और आपने जो 3-4 प्लेयरों को एनओसी नहीं दी, उसे तो एनओसी का भी कोई मामला नहीं है भाई। कम से कम उससे 2-3 महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट तो चलें कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। आपने भी कुछ देर कबल कहा है कि सर्जरी के हवाले से और सर्जरी के हवाले से बातें हो रही थी। आज शाहिद खान आफरीदी से भी थे और उन्होंने सर्जरी पे काफ़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पर सर्जरी जो है बाकायदा तौर पे ऐसा लगता है कि आपस में खिलाड़ियों को लड़ाने वाली हो रही है। यकीनन अगर हम देखें तो जो किस्म की कारकर्दगी है, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है आफरीदी कह रहा है कि आपस ही में खिलाड़ियों के अंदर रंजिशें पैदा हो रही हैं। ये मोइन भाई देखें, ये भी एक टैक्टिस होती है। मैं किसी पे हम इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे ना यहाँ बैठ के, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है ना, आपको पता है प्लेयर्स है, एक प्लेयर्स पावर है, उनको पता ये स्टार है, इन्होंने रन्स भी करना है, ये विकेटें भी ले रहे हैं। फिर उनमें कोई ऐसा फितना छोड़ दिया जाता है कि वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। ऐसी कोई चीज़ें यानी कि नामालूम ज़राए से भी लोग कर देते हैं, किसी को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। अब ये कि उन्हें भी पता नहीं क्या हो रहा है, इन्हें भी पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है ना। आप प्लेयर्स को एक टेबल पर बिठा के वहां उनके जितने मसले मसाइल वहां सुने और बात खत्म। बिल्कुल बात ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ है, आज हमने काफ़ी कोशिश की अपने अंदर के जो मुख्तलिफ है जो खेल खेले जा रहे हैं कराची के अंदर, उस पर बातें करें। फिर पाकिस्तान टीम के हवाले से कोशिश की बात करें, पाकिस्तान शाहीन को जो शिकस्त हुई है आज, उस हवाले से बात की हमने अपने शो के अंदर। और फिर हमने जुनैद ताल वाले को भी टेलीफोन लाइन पर लिया, और जो बाकायदा तौर पर यानी अकेडमी में जो है वहाँ पर टूर्नामेंट का आज फाइनल खेला गया अंडर 16 का, जो एक ग्रास रूट लेवल पर एक अच्छा इक़दाम कह सकते हैं। मेडिकम और शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से जो इश्तराक से ये टूर्नामेंट मुनक़्क़िद हुआ, इसमें 5 टीमों ने शिरकत की थी और आज इसका फाइनल ज़ेब्रा और लायंस के दरमियान खेला गया था, और जिसमें लायंस ने कामयाबी हासिल की 5 विकेटों से। इस पर भी काफ़ी डिस्कशन हुई कि आज अपने शो में। फिर शाहिद खान आफरीदी क्या जो बातें आज उन्होंने मीडिया टॉक में कही है उस हवाले से, और फिर शहनशाह आफरीदी ने जो बयानात दिए आज मीडिया टॉक के अंदर, वो सब कुछ अपने डिस्कस किया आज अपने शो के अंदर। विमेंस एशिया कप के हवाले से बातें की हमने, जहाँ पर बाकायदा टाइटल जीतने में कामयाब रही श्रीलंका की टीम। और यही कोशिश थी हमारी कि आप अपने शो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी राय, यकीनन हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बाकायदा तौर पर हमें यूट्यूब पे फेसबुक पे फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत सी अच्छी राय भी दे रहे होते हैं। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।